Hello my lovely student, in this video we will talk about the proteins and their classification. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हम शेप करेंगे. शेप में आपके पास फाइब्रस प्रोटीन आता है और एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन आता है. अब इन दोनों चीज़ों को पहले तो समझो. फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है? फाइब्रस प्रोटीन आपका क्या कहलाएगा? उसमें शेप में डिफरेंस होता है, बाकी सेम रहती है चीज़ें. एंड आपकी जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, उसका भी आपका जो शेप होगी वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगी. तो जो प्रोटीन्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है एज फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन. देखो, आपको सभी को पता है, अभी तक हम कर चुके हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? अल्फ़ा अमीनो एसिड्स होते हैं. हर प्रोटीन में अल्फ़ा अमीनो एसिड होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में. यानी कि प्रोटीन को क्या कहा जाता है? इट इज़ द पॉलीमर ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड. नाउ यहाँ पर अब हमें देखना है कि उससे बना हुआ, आपको पता है अल्फ़ा अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर साथ में ज्वाइन हुए होंगे तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पॉलीपेप्टाइड्स. ओके, पॉलीपेप्टाइड्स. इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में. तो वो जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो हर एक प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं. तो वो जो पॉलीपेप्टाइड है, अगर सपोज दिस इज़ योर पॉलीपेप्टाइड, ये एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है. अगर वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, सपोज ये भी आपकी एक और चेन है पॉलीपेप्टाइड की जिसमें बहुत सारे आपके अल्फ़ा अमीनो एसिड्स है. अगर वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन करती है पैरेलली, यानी कि वो क्या होती है? पैरेलल अगर रन करेगी, यानी कि वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है अगर वो साथ में पैरेलल लगी हुई है, तो वो जो प्रोटीन होता है, ऐसे काइंड ऑफ प्रोटीन को कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन, जिसमें कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपकी पैरेलल लगी होती है. अब पैरेलल तो ऐसा नहीं कि एक के नीचे एक रख दो. तो इनकी जो आपकी स्टेबिलिटी होगी, ये किस वजह से पैरेलल हुई होगी? इसमें बीच में कोई बॉन्ड होगे, मतलब इन दोनों में आपस में बॉन्डिंग होगी. तो ये बॉन्डिंग जो आपस में होती है बिटवीन टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जिसकी वजह से वो हेल्ड टुगेदर होते हैं, उनको साथ में रहने में ईजीनेस होती है. वो कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यानी कि जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, इनको आपस में जो साथ में पैरेलली रखा गया है वो किसकी वजह से है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये साथ में है. या फिर डाइसल्फाइड, एक और बॉन्ड होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, उसकी वजह से, डाइसल्फाइड बॉन्ड, उसकी वजह से ये क्या है? आपस में इस तरह से पैरेलली टिकी हुई है. तो अगेन फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है? ये वो प्रोटीन है जिसमें कि पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स होती है वो क्या होती है? वो पैरेलली हेल्ड होती है, पैरेलली होती है. और साथ में वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो आपस में कैसे रही हुई है टुगेदर? वाई दे आर हेल्ड टुगेदर? दिस इज बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं उन पैरेलल चेन्स के बीच में. इसी वजह से वो हमेशा क्या है? आराम से पैरेलली एग्जिस्ट करती है. नाउ दिस इज अबाउट द फाइब्रस प्रोटीन. इसीलिए आपको पता चल गया फाइब्रस प्रोटीन में कोई बेंडिंग नहीं होगी, कोई आपका कोई उसमें ट्विस्ट नहीं होगा, कॉइलिंग वगैरह कुछ नहीं होती. सिर्फ पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलली विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. और दूसरी चीज़ क्या आ गई इसमें आपको? दीज आर वाटर इनसॉल्युबल. जो ये वाली आपके फाइब्रस काइंड ऑफ जो प्रोटीन होते हैं, ये आपके क्या होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं. ये आपको याद रखना है, दीज आर वाटर इनसॉल्युबल. ओके. ऑन द अदर हैंड जो आपके ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं उसमें क्या होगा? जब पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स होती है, व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल अराउंड, यानी कि जब उसमें कॉइलिंग शुरू हो जाती है तो वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन के वो कहलाते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन. मतलब जब पहले पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो आपकी है वो अगर कॉइल अराउंड हो रही है टू गिव स्फेरिकल शेप, यानी कि अगर वो स्फेरिकल शेप में किसी तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन्स आ रही है तो दैट मीन्स ऐसे काइंड ऑफ प्रोटीन को हम कहेंगे ग्लोब्यूलर प्रोटीन. तो आपने क्या सीखा? ग्लोब्यूलर प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है उनकी या तो वो कॉइलिंग हो रही होती है या उनका शेप उस वजह से क्या हो जाएगा? उनका शेप उस वजह से क्या हो जाएगा? स्फेरिकल हो जाता है. इसमें लीनियर चलता है, इसमें क्या होगा? आपका लीनियर होगा, यानी कि पैरेलली हेल्ड टुगेदर होगी, पैरेलल होगी. इसमें आपकी स्फेरिकल होगी, यानी कि कॉइलिंग हुई होगी. ऐसे प्रोटीन्स कहलाते हैं आपके आपके कहलाते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन. एंड दूसरी चीज़ इसकी क्या है? ये वाटर इनसॉल्युबल थे. ऑन द अदर हैंड
जो आपके ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं दीज आर वाटर सॉल्युबल, ये आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल इसके जो आपके फाइब्रस प्रोटीन है, इसके एग्जांपल है आपका कैराटिन, कैराटिन प्रोटीन जो कि आपके हेयर में भी पाया जाता है। कैराटिन एज अ काइंड ऑफ प्रोटीन जो कि आपके हेयर में पाया जाता है। दूसरा आपको मायोसिन, ये होगा, एक एक एग्जांपल याद कर लेने हैं। एंड इसमें क्या होता है, इंसुलिन काइंड ऑफ प्रोटीन जो होता है दैट इज योर ग्लोबुलर प्रोटीन। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, एल्ब्यूमिन्स, ठीक है, ये वाला भी आपका प्रोटीन होगा जो कि आपका ग्लोबुलर प्रोटीन होगा। तो यहाँ पर भी नोट्स में देख लो, ऑन द बेसिस ऑफ शेप फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म। बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, अगर आपकी जो चेन्स है पॉलीपेप्टाइड वो पैरेलली रन कर रही है आपस में, तो ऑब्वियस ही बात है वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर एक बनाएगी। इसी वजह से इनका नेम पड़ गया फाइब्रस प्रोटीन्स। दीज आर वाटर इनसॉल्युबल, ऑब्वियसली ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका, कैरेटिन हो जाएगा, मायोसिन हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं, व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप, अगर उनकी स्फेरिकल शेप हो जाए दीज आर कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इस वजह से वो उस काइंड ऑफ प्रोटीन आपका क्या कहलाएगा, ग्लोबुलर प्रोटीन। एंड दीज काइंड ऑफ प्रोटीन्स आर वाटर सॉल्युबल होते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया इसका एग्जाम्पल। नाउ इसके बारे में और बातें करते हैं हम। ये तो ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो आपका पूरा जनरल था ऑन द बेसिस ऑफ शेप, दो कैटेगरी है ये। और फर्दर अगर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, क्योंकि हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अब डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर हमें डिटेल देखनी है इसकी तो हम ये पाएंगे कि जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की स्टडी है वो 4 डिफरेंट लेवल्स पे करी जाती है, यानी कि उसके 4 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब 4 लेवल्स पे स्ट्रक्चर डिफाइंड है। पहला है आपका प्रोटीन का आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, फिर आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मतलब 4 डिग्री नहीं कहते हैं हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो नाउ फर्स्ट हम करेंगे अबाउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दैट मीन्स कि आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें क्या क्या बातें बोली जाती है। सो जो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, तो हम उसकी बात कर लें यहाँ पे। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ जो प्रोटीन है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है, ध्यान से देखना अभी आपने। प्राइमरी स्ट्रक्चर बताता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता क्या है बेसिकली, इट इज स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, या सिर्फ अमीनो एसिड ही लिख लो, अंडरस्टूड होता है, ऑफ अमीनो एसिड is called the primary structure of protein. It is a specific sequence of alpha amino acid in protein. तो देखो ये क्या होता है, यानी कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो आपका कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें कि स्पेसिफिकली सीक्वेंस में लगे हैं अल्फा अमीनो एसिड, वो होता है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। सपोज अगर मैं ऐसा बना रही हूँ, दीज आर योर अल्फा अमीनो एसिड, ये आपके अल्फा अमीनो एसिड है। तो यहाँ पे सपोज क्या है, यहाँ पे ग्लाइसिन है, वेलिनिन है, सपोज यहाँ एस्पार्टिक एसिड है, ऐसे ऐसे सीक्वेंस पे लगी है। सपोज एक आपका जो प्रोटीन है वो सीक्वेंस फॉलो करता है, फॉर एग्जाम्पल कि सबसे पहले वो ग्लाइसिन होगा, फिर एस्पार्टिक एसिड होगा, फिर वेलिन होगा, इस तरह से वो सीक्वेंस फॉलो करता है सपोज। और दोबारा से स्टार्ट हो जाता है ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, फिर उसके बाद वेलिन। सपोज मैं ये फॉर एग्जांपल आपको बता रही हूँ। तो क्या होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन होता क्या है, वो बताता है अबाउट द सीक्वेंस, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड जो कि लगे हुए हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, सपोज कोई एक प्रोटीन है जिसमें कि सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड कैसे लगे हुए हैं। सपोज उसमें ऐसा होता है कि पहले ग्लाइसिन लगा होगा, किसी में एस्पार्टिक एसिड लगा होगा, फिर वेलिनिन लगा होगा। तो अगर ऐसे सीक्वेंस वाला प्रोटीन है वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाएगा और वही रिपीट फिर होता रहेगा। तो यानी कि हर एक जो प्रोटीन होता है, ज़रूरी नहीं ऐसी ही सीक्वेंस हो, कोई भी सीक्वेंस हो सकती है, हर एक जो प्रोटीन होता है उसकी अपनी एक यूनिक
स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, यानी कि वो स्पेसिफिक सीक्वेंस में अमीनो एसिड लगे होते हैं, यानी कि उनका ऑर्डर क्या होता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में लगे होते हैं। तो वो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड है वही उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। तो कभी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ आ गया आपको तो ये है स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। तो हम यहाँ पर भी देख लेते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होता है। ईच पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड आपको पता है कि जो अल्फा अमीनो एसिड से बनी होती है। ईच पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन हैज़ अमीनो एसिड्स लिंक विद ईच अदर, आपको पता है अल्फा अमीनो एसिड आपस में लिंक करेंगे, उसी वजह से आपका पॉलीपेप्टाइड बनेगा इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। और ये भी आपको पता है कि जो ये अल्फा अमीनो एसिड है वो लिंक टुगेदर, दैट इज लिंक्ड विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। वो क्या होते हैं, वो आपस में लिंक होते हैं in a specific sequence, and it is this sequence of amino acid that are said to be primary structure of that protein। यहाँ पर साफ लिखा गया है कि जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो आपकी स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड है जो कि स्पेसिफिकली लगी हुई है। स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड ही आपका क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रोटीन। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हम इस जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है अल्फा अमीनो एसिड की, सपोज ये सीक्वेंस थी, अगर हम इस सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर दे यानी कि चेंज कर दे तो इसकी वजह से क्या होगा, पूरा जो प्रोटीन है आपका, प्रोटीन ही आपका पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। अगर आप इसकी जो सीक्वेंस पहले बनाई गई है, जो सीक्वेंस प्रोटीन की, इस प्रोटीन की ये होती है, तो अगर उसी प्रोटीन की हम प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी कि इस सीक्वेंस को बदल दे तो इससे क्या होगा, इसके रिजल्ट से जो प्रोटीन है आपका वही आपका पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो चेंज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, अब आपको समझ आ गया प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अगर उसको चेंज कर दे मींस चेंज इन सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर चेंज कर रहे हैं हम, इसका मतलब होता है कि हम सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड को चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इट क्रिएट्स अ डिफरेंट प्रोटीन। इसकी वजह से इवेंचुअली आपको एक डिफरेंट प्रोटीन देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपका है ये आपका दो तरह का होता है। जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है वो आपका दो तरह का होता है। मतलब इसमें क्या होता है, जब आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है आपकी प्रोटीन में, वो अगर स्पेसिफिकली इस तरह से स्ट्रक्चर में लगे, इस तरह से लगे वो, तो यानी कि अल्फा हेलिक्स बनाए, ठीक है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाए या फिर बीटा प्लेटेड शीट्स बनाए, बीटा प्लेटेड शीट्स बनाए, तो ये क्या हो गए आपके, ये हो गए उसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन में दो स्ट्रक्चर्स आते हैं जिसमें कि प्रोटीन अल्फा हेलिक्स में जाते हैं या फिर वो बीटा प्लेटेड शीट्स बना रहे होंगे। अब हमें इन दोनों को पढ़ना है, बीटा प्लेटेड शीट्स क्या होती है एंड अल्फा हेलिक्स क्या होते हैं। पर इन दोनों में चीज़ें कॉमन ये है कि जो भी ये अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स बनेगी वो स्टेबलाइज कैसे होगी, यानी कि उनको जो ये स्ट्रक्चर बनाएगी, अल्फा हेलिक्स में कॉइल बनता है जो हम डिस्कस करेंगे, बीटा प्लेटेड शीट्स में इस तरह से स्ट्रेच करके बीटा प्लेटेड शीट्स बनती है। तो यानी कि ये जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसको कौन स्टेबलाइज करेगा, ये स्टेबलाइज होते हैं दोनों स्ट्रक्चर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से ये सारे स्टेबलाइज हो गए। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये किस किस के बीच में बनता है ये आपको पता होना चाहिए। एक किसी एंड का कार्बोनाइल आपका और किसी एंड का जो NH होगा उसके बीच, उन दोनों के बीच क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। किसी एंड का कार्बोनाइल और दूसरे एंड का जो अमीनो ग्रुप होता है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इन दोनों स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी होती है। तो समटाइम्स क्या होता है, पूछ लेते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड बीटा प्लेटेड जो स्ट्रक्चर्स होता है उसकी स्टेबिलिटी किस वजह से होती है, वो होती है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बोनाइल एंड द अमीनो ग्रुप। तो वही हम करने लगे हैं अभी, ऐसा कैसे होता है। तो यहाँ देख लो ये वाली चीज़ है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है एंड बीटा प्लेटेड शीट्स है। नोट अबव दीज टू स्ट्रक्चर अराइज ड्यू टू रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो अब यहाँ से थोड़ी क्या स्टार्ट होगी, थोड़ी बेंडिंग स्टार्ट होगी, यानी कि थोड़ी फोल्डिंग स्टार्ट होगी। पर ये आपको चीज़ नोट करनी होगी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कंप्लीट फोल्डिंग नहीं होती है पॉलीपेप्टाइड की। पॉलीपेप्टाइड आपकी एक चेन है, ओके। तो इन
इन दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या होगी, रेगुलर, आपने लिखा रेगुलर फोल्डिंग, यानी कि पूरी फोल्डिंग नहीं है, थोड़ी बहुत फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये जो रेगुलर फोल्डिंग है इसकी वजह से कॉइल लाइक स्ट्रक्चर आएगा या दूसरा बीटा प्लेटेड बनेगी। वो स्टेबलाइज किसकी वजह से होगी, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कार्बोनाइल एंड द NH ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि हमने अल्फा हेलिक्स में भी हम दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो यानी कि आपको थोड़ा ये देखना होगा, ये समझना होगा, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स, उसमें आपकी थोड़ी थोड़ी, देखो ओवरऑल फोल्डिंग नहीं हुई है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी रेगुलर फोल्डिंग होती है जिसकी वजह से कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ पे आता है आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब जब हम इसका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाने लगेंगे तो यहाँ पर इस तरह से बनता है, ये राइट हैंड कॉइल बनता है। राइट हैंड को अगर आप कॉइल कर रहे हो तो इस तरह से बनता है। और सपोज़ आपका एक ये न्यूक्लियोटाइड्स है, सॉरी आपका ये एक क्या है, पॉलीपेप्टाइड है, और दूसरा ये है आपका पॉलीपेप्टाइड। इस तरह से ये चेन्स इस तरह से कॉइल हुई होती है, यानी कि कॉइल क्या है, हल्की हल्की सी इनमें क्या हुई है, फोल्डिंग हुई है। दिस इज़ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, या फिर इसको राइट हैंड साइड ट्विस्ट करके भी बनाया जा सकता है, ऐसे राइट हैंड साइड ट्विस्ट है ये। अब इसमें क्या होता है, ये आपने अल्फा हेलिक्स तो बना दिया स्ट्रक्चर, यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड्स है उसको आपने इन सच अ वे बेंड करा है कि उनकी कॉइलिंग करी है, यानी कि इसमें क्या होती है, कॉइलिंग होती है, कॉइल हो जाएगी इसकी। ओके, अब इसकी स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करे, यानी कि ये वाली जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ये ऐसे ही कॉइल्ड क्यों रहेगी, वो है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इसे, इस स्ट्रक्चर को आपको ऐसा ही रहने दे रही है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है आपको पता है, पूरा जो पॉलीपेप्टाइड्स है वो, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड भी होता है, उसमें कार्बोनाइल भी होगा, उसमें NH भी होगा। सपोज यहाँ कहीं अगर कार्बोनाइल प्रेजेंट है, हमने यहाँ पर ले लिया, और आपका इस तरह से दूसरी साइड आपका NH लगा है, जैसे कि मैं यहाँ पर भी बना दूँ, सपोज यहाँ पे आपका N और H लगा है ग्रुप, ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली चलती ही जा रही है, इसमें कार्बोनाइल्स भी बार बार आ रहे होंगे, इसमें NH भी बार बार आ रहा होगा पॉलीपेप्टाइड चेन में, पर हम इसे पूरा नहीं बनाएंगे। तो क्या हो रहा है, कहीं आपका कार्बोनाइल है, कहीं आपका NH है, तो क्या हो जाएगा, इसमें और इसमें क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। देखो यही बोला जा रहा है कि कार्बोनाइल और आपका इसमें NH में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ऑन द अदर हैंड ऐसी ऐसी बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, जिसकी वजह से ये जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है वो स्टेबिलिटी पे आएगा और इसी तरह से रहेगा। जैसे सपोज यहाँ पर भी एक कार्बोनाइल है और यहाँ पे क्या है, NH है, दूसरी जगह पे आपका मतलब ऊपर कार्बोनाइल नज़र आया पॉलीपेप्टाइड में और नीचे NH नज़र आया, तो इनमें भी क्या हो रही होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है और जिस वजह से ये ऐसा कॉइल्ड फॉर्म में रह रहा है, नहीं तो ये अनफोल्ड भी तो हो सकता था। उसी तरह से यहाँ पर ऐसे हो सकता है, यहाँ पे कार्बोनाइल हो और कहीं यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन हो, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। इस तरह से हो सकता है यहाँ पे कार्बोनाइल हो और यहाँ पे आपका NH हो, तो इन दोनों के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से हो सकती है। तो आपका ये है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो कि आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी स्टेबिलिटी आपकी हो रही है। तो ये आ जाता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में। बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में हो रही है, कार्बोनाइल के बीच में हो रही है एंड किसके बीच में हो रही है, NH ग्रुप की वजह, NH ग्रुप के बीच में हो रही है। तो आपको ये ध्यान रखने की बात है। और ये राइट हैंड साइड ये क्या करता है, कॉइल करता है और हल्की हल्की सी रेगुलर इसमें क्या होती है, फोल्डिंग होती है। नाउ अगेन यहाँ पे नोट्स में देख लेते हैं, in this polypeptide chain form all possible hydrogen bonds by twisting into a right-handed screw। जैसे right-handed screw होता है, यानी कि right-handed जो हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर ये बनाएगा, इसीलिए ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इसे कहते हैं। अब ये क्या करेगा, ये सारी जो ये आपको हेलिक्स दिख रहा है, ये है क्या, एक्चुअली ये पॉलीपेप्टाइड है। और पॉलीपेप्टाइड में आपको पता है कार्बोनाइल भी होता है और NH भी होता है। अगर खोल के बनाओगे तो आपको डाईपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड बना के दिखाए थे पहले, तो उसमें देखो कार्बोनाइल भी होता है, NH भी होता है। तो इन्होंने बोला कि इसमें इन सच अ वे इनकी ट्विस्टिंग होती है कि ये
मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, जितनी हो सकती है उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बनाता है, बिकॉज इसकी वजह से क्या होती है, इस अल्फा हेलिक्स की स्टेबिलिटी होती है। In this NH group of each amino acid residue hydrogen bonded to the carbonyl of an adjacent turn of helix। देखो अभी ये ऊपर वाले टर्न में कार्बोनाइल आया है, नीचे कहीं दूसरे या तीसरे टर्न में आपको डेफिनेटली एक NH मिल रहा होगा जो इसके साथ क्या करवा रहा होगा, ऊपर नीचे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा रहा होगा। इसी वजह से आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। तो कभी एग्जाम में आ जाए तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बतानी है और किस किस के बीच में होती है वो बताना है, और बताना है कि ये राइट हैंडेड स्क्रू जैसा होता है, हेलिक्स होता है, और इसमें पॉलीपेप्टाइड्स ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, उसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है। और इस तरह से बना देना, और फ्यू यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़रूर बताना। नाउ अब हम बात करते हैं बीटा प्लेटेड शीट्स की। देखो बीटा प्लेटेड शीट्स में क्या होता है, जो आपके दो आपके पॉलीपेप्टाइड्स हो गए, सबसे पहले क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाओ। सपोज यहाँ पर हमने इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई है, यहाँ पर नाइट्रोजन, आपको पता है पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होता है, इस तरह से कार्बोनाइल भी होता है, फिर NH होता है, फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे R कोई होगा, फिर से आपका यहाँ पे कार्बोनाइल हो रहा होगा, फिर कार्बोनाइल के बाद क्या होता है, NH होता है। इस तरह से कुछ भी आपका पूरा का पूरा इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चलती ही रहेगी। और दूसरी तरफ क्या है आपका, दूसरी तरफ भी सपोज आपकी यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो दूसरी तरफ हमने इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन बना दी NH, और यहाँ पर इस तरह से बना दिए कार्बोनाइल होगा, फिर आपका इस वाले टर्न में R होगा, फिर आपका यहाँ पे NH होगा, और इस तरह से आपकी ये पॉलीपेप्टाइड चेन चलती ही रहेगी। नाउ इसमें क्या होता है, बीटा प्लेटेड जो शीट्स होती है, इसमें दो पॉलीपेप्टाइड को सबसे पहले स्ट्रेच किया जाता है मैक्सिमम एक्सटेंशन तक, यानी कि जितनी ये खुल सकती है। देखो तभी ये है ना जिगजैग करके पूरी स्ट्रेच करी गई है। सबसे पहले इंडिविजुअल, ये पॉलीपेप्टाइड एक चेन है, ये दूसरी चेन है, सबसे पहले इनको क्या करना है, मैक्सिमम एक्सटेंशन तक आपको स्ट्रेच करना है, तो इनको स्ट्रेच कर दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, एडजेसेंट जो पॉलीपेप्टाइड्स है उनमें क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जैसे कि यहाँ पे कार्बोनाइल है, अगेन किसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कार्बोनाइल की और एडजेसेंट वाले के NH में। तो यहाँ पे कार्बोनाइल है, एडजेसेंट वाले का NH आ गया, यहाँ पे भी कार्बोनाइल होगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एडजेसेंट वालों का NH हो जाएगा। इस तरह से ये चलती रहेगी। और अगेन जो ये बीटा प्लेटेड शीट्स है, मतलब ये क्या होगा, बीटा प्लेटेड क्यों कहा, क्योंकि जैसे ड्रेपरी में आपके जैसे साड़ी के फॉल्स होते हैं, साड़ी की ड्रेपरी होती है, एक के ऊपर एक रखा होता है, उस तरह से ये उसको रिजेंबल करती है ड्रेपरी को। तो इसी वजह से बीटा प्लेटेड शीट्स इसको कहा है, क्योंकि एक के ऊपर एक इस तरह से ये रिजेंबल करती है। तो नाउ जो बीटा प्लेटेड शीट में है उसमें आपको पता चल गया, जो पॉलीपेप्टाइड है उसको मैक्सिमम एक्सटेंशन तक उसको स्ट्रेच करा है, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कार्बोनाइल एंड जो NH है ऑफ द एडजेसेंट पॉलीपेप्टाइड्स उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इसकी वजह से जो बीटा प्लेटेड शीट्स है वो भी स्टेबलाइज होती है बाय द थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाती है। वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा भी कई आपकी इसमें बॉन्डिंग है, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है, वॉन डर वाल फोर्सेस तो हमेशा हर जगह प्रेजेंट होती है, एंड इसके साथ ही आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी होती है। बट ज़्यादातर बात हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की करते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस वजह से स्टेबलाइज करती है। तो हम इसमें देख लेते हैं आपका बीटा प्लेटेड शीट्स में। यहाँ पर देखो ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपका एक पॉलीपेप्टाइड है। आपको पता है क्या होता है, कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, उसके ऊपर R है, कुछ और चीज़ लगी है, उसके बाद CO है, उसके बाद उसका NH है। ये आपकी पॉलीपेप्टाइड की सीक्वेंस है। इस तरह से मैक्सिमम स्ट्रेच करती है दोनों को। और उसके बाद क्या है जो आपको दिख रही है, यहाँ पर एडजेसेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोनाइल एंड NH ग्रुप के पास हो रही है, कार्बोनाइल एंड NH। यहाँ पे कार्बोनाइल एंड NH, आप ज़रूरी नहीं इतनी लंबी बनाओ, आप इतनी बना दो सो दैट आपको दो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख जाए। आप यहीं तक भी स्टॉप कर सकते हो इसे। इन दिस स्ट्रक्चर ऑल पेप्टाइड चेन्स या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन। स्ट्रेच आउट करा है एंड लेड साइड बाय साइड, और उन्हें साइड बाय साइड बिल्कुल रखा है, which are held together by intermolecular
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी कि इस और इस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। दिस स्ट्रक्चर रिजेंबल्स द प्लेटेड फोल्ड्स ऑफ ड्रेपरी, यानी कि ये स्ट्रक्चर किसको रिजेंबल कर रहा है, जो प्लेटेड फोल्ड्स होती है ना ड्रेपरी, साड़ी की ड्रेपरी में आपने देखा होगा प्लेट्स होती है, उस वजह से ये बीटा प्लेटेड शीट इसको रिजेंबल करती है, क्योंकि वो ये भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है। तो यहाँ तक आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। Now we will talk about the tertiary structure of protein। देखो टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर में हमेशा देखो अभी तक सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई अभी ओवरऑल फोल्डिंग नहीं हुई है, हल्की हल्की फोल्डिंग है, वो भी थोड़ा कॉइल फॉर्म में है। अब इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका रेगुलर फोल्डिंग हो जाएगी, जैसे इस तरह से दिखाया गया है। तो जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, जो आपका टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन है, उसमें क्या हो जाएगा, आपकी रेगुलर फोल्डिंग हो जाएगी। सपोज आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता था, सिर्फ आपकी कॉइल्स होती थी इतनी। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होगी, वही जो आपकी कॉइल्स है वही आपकी ओवरऑल फोल्डिंग हो जाएगी, यानी कि प्रॉपर फोल्डिंग हो जाएगी। इसे कहते हैं प्रॉपर फोल्ड होना। देखो यहाँ से ये प्रॉपर फोल्ड हो गया इस तरफ को, ये हल्की हल्की कॉइलिंग थी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होती थी, बट टर्शरी स्ट्रक्चर आते आते क्या हो जाएगी, जो वो प्रोटीन होगा वो उसकी क्या हो जाएगी, रेगुलर ओवरऑल फोल्डिंग हो जाएगी। यानी कि टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या आती है, प्रोटीन की ओवरऑल फोल्डिंग आ जाती है ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पेप्टाइड चेन, यानी कि जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये क्या है, ये आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसकी क्या होती है, ओवरऑल फोल्डिंग। सिर्फ आपको ये याद रखना, ओवरऑल फोल्डिंग हो जाती है। ओके, इस वजह से इसका मतलब जो टर्शरी स्ट्रक्चर्स में दो तरह के, इसमें भी दो तरह के बनते हैं, कुछ फाइबरस प्रोटीन बनते हैं, कुछ फाइबरस प्रोटीन बनेंगे, यानी कि वो पैरेलली ही रन करेंगे। कुछ इसमें क्या बनते हैं, ग्लोब्यूलर भी बनते हैं, ग्लोब्यूलर बनते हैं, क्योंकि ग्लोब्यूलर जो प्रोटीन होते हैं वो किस वजह से आते हैं, जब आपकी फोल्डिंग होती है। फाइबरस प्रोटीन क्या होता है, जिसमें पॉलीपेप्टाइड पैरेलली रन कर रही होती है। तो यानी कि टर्शरी स्ट्रक्चर में कुछ फाइबरस भी बनते हैं, कुछ आपके ग्लोब्यूलर भी बनते हैं, बट यहाँ से आपकी ओवरऑल फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। सो नाउ यहाँ पे देखो, दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स ओवरऑल फोल्डिंग, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है टर्शरी स्ट्रक्चर में, ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, मीन्स फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहाँ तक बनाते थे ना आप अल्फा हेलिक्स, अब क्या होगी, उसकी भी सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है उसकी भी फर्दर फोल्डिंग, ओवरऑल फोल्डिंग करवा देनी बिल्कुल। इट गिव्स राइज टू फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर शेप्स। ऑब्वियसली इसकी कुछ एक ऐसी होगी जो फाइब्रस होगी, फाइब्रस क्यों, क्योंकि कुछ ऐसी होगी जो पैरेलली भी रन कर रही होगी, और कुछ आपकी ग्लोब्यूलर शेप्स भी आती है। अब आता है कि ये जो है वो किस फोर्सेस से स्टेबलाइज हो रहा है। तो देखो, चाहे वो सेकेंडरी की बात है चाहे वो टर्शरी की बात है, सेकेंडरी मतलब जो अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड हमने पढ़ी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होगी आपकी, तो चाहे वो सेकेंडरी की बात है चाहे वो टर्शरी की बात है, आपके पास क्या होगा, ये वाली जो फोर्स कौन सी फोर्सेस होगी जो इन स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करेगी, सेकेंडरी और टर्शरी को। हमेशा याद रखना 2 डिग्री एंड 3 डिग्री जो आपके स्ट्रक्चर है, जो पहले पढ़ा और जो अभी है, उनको कौन कौन सी फोर्सेस स्टेबलाइज करती है, उनको करती है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है, जो ज़्यादा हम अभी नहीं पढ़ते, बट बायोलॉजी में ज़्यादा डिटेल में होती है ये चीज़ें। डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से 2 सल्फर के बॉन्ड्स हो गए, ऐसा कुछ होता है। इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से ये स्टेबलाइज हो रहे होंगे, और आपका वॉन्डर वॉल फोर्स की वजह से ये स्टेबलाइजेशन आ रही होगी। एंड फोर्थ जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से भी इसमें स्टेबलाइजेशन आ रही होगी। तो यानी कि ये 1, 2, 3 एंड 4 जो आपकी सारी फोर्सेस है, ये स्टेबलाइज करती है टर्शरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को। मेन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर भी यही लिखा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वॉन्डर वॉल फोर्सेज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज की वजह से टर्शरी एंड एज वेल एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी आपके स्टेबलाइज होते हैं। नाउ लास्ट आपका स्ट्रक्चर है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, वन ऑफ द सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। इसमें क्या होते हैं, इसमें यहाँ पर बताया गया है कि जो पॉलीपेप्टाइड्स चेन है वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती है। अगर आपकी 2 या मोर या 2 या 2 से ज़्यादा अगर आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, पॉलीपेप्टाइड
चेन्स है वो आपस में क्या करती है, दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में क्या होती है, आपस में अरेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आ जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या है, आपस में लग रही है। जैसे सपोज हमने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आप, जैसे कि हमने एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन ले ली, सपोज मैंने ये बना दी पॉलीपेप्टाइड चेन, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना दी, अब बोले कि हम कि दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसी होगी, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन कुछ इस तरह से चल रही होगी आपकी। देखो ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स, उसकी अरेंजमेंट होती है इसमें क्वाटरनरी आपके स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन में। तो जो ये दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें कहा जाता है सब यूनिट्स, ओके। इन्हें अब क्या है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें आ गई ना, दो बहुत बल्कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स आ गई है आपके पास जो कि अलग अलग तरह की है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पॉलीपेप्टाइड चेन ना बोल के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में सब यूनिट्स बोला जाता है। एक ये सब यूनिट है, एक दूसरी सब यूनिट है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनकी अरेंजमेंट यानी कि स्पेस में इसकी दो पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर दो सब यूनिट्स की अरेंजमेंट जैसी होती है, उसे कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा फोल्डिंग एक्चुअली हुई हुई है। तो यहाँ पर देखो, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सम ऑफ द प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। वही बात कही है, कोई जो आपके प्रोटीन्स होते हैं उसमें दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, उनको हम अब रेफर करेंगे सब यूनिट से, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी है ना, तो उन्हें पॉलीपेप्टाइड चेन्स नहीं कहेंगे, हम दो सब यूनिट्स कहेंगे। The spatial arrangement of these subunits with respect to each other is known as quaternary structure। तो quaternary structure में क्या होता है, इन दो subunits का space में विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर कैसा अरेंजमेंट है, यानी कि ये दोनों जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स है या फिर सब यूनिट्स है, वो स्पेस में आपस में किस तरह से अरेंज हुई हुई है, उस स्ट्रक्चर को, उस अरेंजमेंट को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे ये वन ऑफ द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, उसमें एक सब यूनिट इस तरह से लगी हुई है, दूसरी सब यूनिट उसमें इस तरह से लगी है। तो पेपर में कभी भी बनाने को आए तो आप क्वाटरनरी का ये बनाओ और आप टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का ये बनाओ। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये सारे थे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो कि 4 तरह के थे। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो आपकी अल्फा हेलिक्स है और दूसरा आपकी बीटा प्लेटेड शीट्स हैं। और ये भी आ जाता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, और आपको बोलना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है। इट इज़ द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, इट इज़ नोन एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। यानी कि स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड ही क्या कहलाता है, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। सो थैंक यू सो मच, टू लाइक एंड सब्सक्राइब।